रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पूरी दुनिया में मिस्र को अपने एहराम की वजह से मकबूलियत हासिल है। इसके अलावा वहां मौजूद फन तामीर के दूसरे नमूने भी मिस्र की मकबूलियत का बायस है। यही वो मिस्र है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई भी कर रखी है, जो या तो पूरी हो चुकी है या फिर पूरी होने के बिल्कुल करीब है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कौन सी पेश गोई थी और ये कैसे पूरी हो रही है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये पेशगोई पूरी हो गई तो मिस्र पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। दोस्तों, हजरत साले ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूं कि इराक ने अपने दिरहम और फकीर को रोक लिया है, और शाम ने अपना मुदी और दीनार रोक लिया है, और मिस्र ने अपना अर्दब और दीनार रोक लिया है, और तुम वहीं पहुंच गए हो जहां से तुम्हारा आगाज था। इस पर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गोश्त और खून गवाह है। नाज़रीन, उलमा के मुताबिक इस हदीस मुबारका में 3 ममालिक के बारे में पेशगोई की जा रही है कि अनकरीब इनके हालात बदतर हो जाएंगे और मुआशी तौर पर ये ममालिक बहुत कमजोर हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि अगर इस हदीस की तशरीह यही है तो फिर ये पेशगोई बिल्कुल पूरी हो चुकी है, क्योंकि अरब मुल्क मिस्र की मुआशी हालत इस हद तक खराब हो चुकी है कि हुकूमत शहरियों को मुर्गी के गोश्त की बजाय उनके पंजे खाने का मशवरा दे रही है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री करेंसी पाउंड के रिकॉर्ड गिरावट और बहरान के बायस मुल्क बदतरीन महंगाई का शिकार है। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और अवाम की बड़ी तादाद मुर्गी का गोश्त नहीं खा सकती। मिस्री मीडिया के मुताबिक पोल्ट्री की कीमत 2021 में $1.9 फी किलो थी, जो अब $2.36 फी किलो हो चुकी है। इस सूरत हाल पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने लोगों से कहा है कि वो मुर्गी के पंजे और मवेशियों के पाए खाएं। ये प्रोटीन से भरपूर खुराक है जो आपके बजट पर भी बोझ नहीं डालेंगे। काहिरा के मोहल्ले शोबरा के रिहायशी 40 साला अकाउंटेंट और 3 बच्चों के वालिद अहमद हसन मौजूदा मुआशी बहरान के नतीजे में अशियाए खुर्दोनोश की खरीदारी में वाज़े कमी लाने का अपना तजुर्बा बयान करते हुए कहते हैं कि जब हम खरीदारी करने जाते हैं तो 3 किलो चावल खरीदने की बजाय सिर्फ 1 किलो या 1.5 किलो खरीदते हैं। हम अपने इखराजात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बदकिस्मती से हम हर चीज को महदूद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बच्चों को कुछ लाजमी चीजों की जरूरत है। सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है कि मिस्र में शहर के शहर तारीकी में डूब गए हैं, क्योंकि पावर स्टेशंस का ईंधन खत्म हो गया है, और ये सूरत हाल मुल्क को कर्जों में धकेले जा रही है। मिस्र, जो हमेशा से एक पसंदीदा सियाती मकाम रहा है, कोरोना की वबा ने गुज़श्ता सालों के दौरान शोबा सियाहत को तबाह कर दिया है। ये शोबा मिस्री मईशत में एक गैर मामूली अहमियत रखता है, क्योंकि ये मुल्क सियाहत से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता रहा है। इसके अलावा मिस्री इक्तिसादियात को दूसरा बड़ा झटका यूक्रेन जंग से लगा, जिसके नतीजे में दुनिया के गंदम दरामद करने वाले इस सबसे बड़े मुल्क के लिए गंदम की सप्लाई में बड़ी रुकावट आ गई। इस सूरत हाल को देखकर महसूस होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई बिल्कुल पूरी हो चुकी है और अब इराक और शाम की बारी है। इन हालात के बावजूद मिस्र में एक ऐसा इलाका भी है जहां सदियों से रोजा इफ्तार करवाने की रिवायत चली आ रही है। ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी रोजादार को इफ्तार करवाया तो उस शख्स को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना सवाब रोजादार के लिए होगा, और रोजादार के अपने सवाब में कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। रमजानुल मुबारक में अगर किसी रोजादार को इफ्तार करवाया जाए तो एक तो इससे गुनाह माफ हो जाते हैं, दूसरा ये कि ये जहन्नुम से निजात का एक सबब बनेगा, और तीसरा ये कि इफ्तार करवाने वाले को रोजा रखने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सवाब को पाने के लिए पेट भर कर खिलाना जरूरी नहीं है। अगर किसी ने 1 खजूर या 1 घूंट पानी या 1 घूंट दूध भी पिलाया तब भी उसको यही अजर हासिल होगा, यानी रोजादार के सवाब के बराबर सवाब उस खजूर खिलाने वाले को मिलेगा। अब आपको मिस्र के बारे में बताएं तो मिस्र के एक इलाके में सदियों से एक खूबसूरत रिवायत चली आ रही है, जहां गलियों में दस्तरखान लगते हैं। जिस घर में जो पका है वो इफ्तारी से पहले दस्तरखान की जीनत बनता है। रागीर, मुसाफिर, अहले मोहल्ला सब मिलकर रोजा इफ्तार करते हैं। अहले मिस्र की एक इनफरादियत ये भी है कि वो रमजान के पूरे महीने को एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। मिस्र की रातें जागती हैं, वहां तरह तरह की तफरीह तकरीबात होती हैं, और दूसरी जानिब दिन में अल्लाह ताला से कुर्बत के काम बढ़ चढ़कर किए जाते हैं। शायद पूरी दुनिया में मिस्र वो वाहिद मुल्क है जहां रमजान की आमद की खुशी में जुलूस निकाले जाते हैं। रमजान की आमद के लिए मिस्र में
ہلو یا ہلو اور وہوی یا وہوی جیسی تراکیب مشہور ہو گئی۔ رمضان سے متعلق بہت سے گیتوں میں ان الفاظ کا استعمال کیا گیا، یعنی مصر میں رمضان کی آمد کو گیتوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ رمضان کی آمد کے جلوسوں کے بعد مصر میں رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی سڑکوں پر رمضان کی خصوصی تزئین و آرائش نظر آنے لگتی ہے۔ اس دوران میں گھروں اور عمارتوں میں خصوصی روایتی فانوس اپنی جگہ لے لیتے ہیں۔ فانوس کا رمضان میں استعمال آج پورے عرب معاشرے کی پہچان ہے۔ بالخصوص مصری معاشرے میں ہر سال رمضان کی آمد پر فانوس کی یہ روایت بھرپور انداز سے ظاہر ہوتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ مصر میں شاید ہی کوئی گھر ہوگا جہاں پر رمضان میں فانوس کو سجاوٹ میں حصہ نہ ملے۔ فانوس کے رمضان سے تعلق کا آغاز بھی اہل مصر سے ہی ہے، جیسا کہ مصر میں فاطمی دور سے رمضان کے فانوس کا استعمال شروع ہوا تھا، جبکہ اس فانوس کی تاریخ اور آغاز کے حوالے سے مختلف روایتیں موجود ہیں۔ رمضان میں فانوس کے استعمال کو سن ہجری 357 میں فاطمی حکمران المعز الدین اللہ کے قاہرہ میں داخل ہونے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ مصری مرد و خواتین اور بچے بڑی سواری میں سلطان کا خیر مقدم کرنے کے لیے روانہ ہوئے، جو رات کے وقت شہر پہنچا تھا۔ ان تمام افراد نے مشعلیں اور رنگ برنگے فانوس تھامے ہوئے تھے تاکہ سلطان کے لیے راستہ روشن ہو جائے، جبکہ اس وقت سلطان کے استقبال کے بعد رمضان کے اختتام تک سڑکوں پر فانوس روشن رکھے گئے۔ اس طرح یہ رمضان کے مہینے کے ساتھ مربوط مصری معاشرے کی ایک روایت بن گئی، جو بعد ازاں پوری عرب دنیا میں رمضان کی روایت کے طور پر پھیل گئی۔ دوسری روایت کے مطابق بھی مصر میں ان فانوسوں کا استعمال فاطمی دور کے ساتھ ہی وابستہ ہے کہ یہاں لوگ رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر تزئین و آرائش کا اہتمام کرتے تھے۔ اس موقع پر دکانوں اور مساجد کو فانوسوں سے سجایا جاتا تھا تاکہ سڑکیں روشن رہیں۔ بچے رات میں کھیل کے طور پر ان فانوسوں کے گرد چکر لگاتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فانوس مصری معاشرے میں ماہ رمضان کے ساتھ جڑ گیا اور ایک عوامی ورثہ بن گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے عرب ممالک میں بھی رمضان کی ایک تہذیبی ورثے کی پہچان بنا۔ جیسے کئی ملکوں میں مصر سمیت برسوں سے رمضان المبارک کے دوران سیر و افطار اور عید کے چاند دکھائی دینے کے اعلانات کے لیے توپوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے تاریخی تانے بانے مصر سے ہی ملتے ہیں۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی قلعے میں نصب ایک توپ بھی پہلی بار سحری اور افطاری کے اوقات کے لیے استعمال کی گئی۔ یہ توپ کئی صدیوں تک کام کرتی رہی، لیکن 31 برس قبل خرابی کی وجہ سے اس کا استعمال بند کر دیا گیا، مگر حال ہی میں اس کی مرمت کے بعد اسے دوبارہ تیار کر لیا گیا ہے۔ یہ توپ قلعہ صلاح الدین ایوبی میں نصب ہے اور اسے ماضی میں غروب آفتاب یا افطاری کے وقت ایک گولہ داغ کر افطار کا اعلان کیا جاتا تھا۔ اب یہ توپ سحر و افطار کے پرانے طریقوں کو زندہ رکھنے کی ایک علامت ہے، جسے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، اور توپ سے سحری اور افطاری کے وقت دور دیکھی جانے والی شعاعیں نکلتی ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔